देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे कि इस एक घंटे में हम किन किन खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, इस हवाले से आपको बताएंगे। उन्होंने कहा है कि 43 दिनों में हमने वो कर डाला है जो कि पिछले कई सालों में अमेरिका के लोगों ने और अमेरिका की सरकार ने नहीं किया है। अगली बड़ी खबर रहेगी जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, विस्तार से जानकारी आपको बताएंगे। ये खबर गोधरा कांड से जुड़ी हुई है। गोधरा कांड से जुड़े 14 गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है और यह फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आज लिया गया है। विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। बिल्कुल। अब इसी बीच बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच था। इंडिया ने एक बम्पर जीत हासिल की, 4 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और अब 9 मार्च को फाइनल होगा। अभी फिलहाल ये डिसाइड होना बाकी है कि इंडिया के सामने कौन सी टीम होगी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच होगा। जो जीतेगा वो इंडिया के साथ फाइनल में 9 मार्च को दुबई के स्टेडियम में खेलेगा। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 41 पीसीएस अफसरों का जो है वो तबादला किया गया है। बड़ा फैसला और ये बेहतरी के लिए फैसला जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लिया गया है। बिल्कुल। अब इसी बीच बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। तो चंडीगढ़ कूच करने के लिए किसान जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। अब लगभग 13 महीने यानी कि 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। लगातार किसान जो है अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर डटे हुए हैं और आज एक बार फिर से आंदोलन को तेज करने के लिए किसान वर्ग जो है वो तैयार है। चलो अब शुरू करते हैं आज के इस खास बुलेटिन का। पहली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर से एक बड़ी चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है और टैरिफ वॉर जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शुरू हो गया था, वो टैरिफ वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने भारत को ये कहा है कि भाई अब जितना टैरिफ आप लगा रहे हो उतना हम भी लगाएंगे, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात यहां पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई है। कुल मिलाकर 10 रुपए अगर हम अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारत के सामान पर भी 10 रुपए का ही टैरिफ लगेगा। बराबर बराबर का लगेगा, जैसे को तैसा होगा। और ये एक फैसला एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने 43 दिनों में वो किया जो कि 4 साल में नहीं हुआ। उन्होंने जो बाइडेन की सरकार पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि इनके कार्यकाल में घुसपैठ में यानी कि इन्फिल्ट्रेशन में इजाफा हुआ। जो बाइडेन सबसे खराब राष्ट्रपति रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर से कहना है। उन्होंने पूर्व सरकारों पर लगातार निशाना साधते हुए ट्रंप ने ये बड़ी बातें कह डाली। अब देखने वाली बात होगी कि दूसरी तरफ से क्या कुछ बयानबाजी होगी और किस तरीके से ये राजनीति एक बार फिर से गरमाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। ट्रंप की बड़ी बातें आपको एक एक कर बताएंगे। अमेरिका में नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के सपनों को कोई नहीं रोक सकता, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब हम सपनों की उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका का सुनहरा दौर वापस आ गया है। ये तमाम बातें ट्रंप ने कही। बाइडेन ने कार्यकाल में घुसपैठ में इजाफा हुआ है, ये ट्रंप ने कहा है। जो बाइडेन सबसे खराब राष्ट्रपतियों में से एक हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो ट्रंप द्वारा कही गई हैं। अमेरिका में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है और एक एक कर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ट्रंप ने पूर्व सरकारों पर तंज कसा है। स्कूलों में भी लागू होगी 2 जेंडर पॉलिसी। अमेरिका में ट्रांसजेंडर की कोई जगह नहीं और सिर्फ 2 जेंडर पॉलिसी लागू होगी, मेल फीमेल, और ट्रांसजेंडर का कोई विकल्प जो है स्कूलों में नहीं देखा जाएगा। बड़ा फैसला। 2 अप्रैल से भारत में रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लागू हो जाएगा। लोगों ने मुझे काम के लिए चुना है और मैं उन कामों को कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा। पिछले 6 हफ्तों में लगभग 100 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कर दिए गए हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में बोलने की आजादी होगी, कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत नहीं हो सकती। अमेरिका का विश्वास लौट चुका है, अमेरिका का सम्मान भी लौट चुका है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भ्रष्ट संस्था कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक बड़ा फैसला और बड़े फैसलों के साथ साथ कुछ बड़ी बातें भी, जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे विश्व में एक भूचाल जैसा नजर आ रहा है और वो एक बार फिर से पुतिन के साथ मिलकर इन 2 देशों को मजबूत करने की दिशा में चल पड़े हैं। और जो सियासी संतुलन है, जो पूरे विश्व के अंदर सियासी समीकरण है, उसको भी बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां पर निभाने जा रहे हैं।
तो बाइडेन के कार्यकाल में घुसपैठ में इजाफा हुआ है, ये ट्रंप ने कहा है। जो बाइडेन सबसे खराब राष्ट्रपति रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, ये बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर भारत के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं उत्तेजित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया जाएगा, बराबरी का टैरिफ लगा दिया जाएगा। और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने अप्रैल फूल का भी जिक्र किया है कि भाई उस समय भारत को टैरिफ जो है वो, या जो भी देश बराबर का टैरिफ लगाएगा उस पर उतना ही टैरिफ लगा दिया जाएगा जितना कोई देश लगा रहा है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा है कि भारत हमसे 100% तक टैरिफ जो है वसूलता है। यह व्यवस्था अमेरिका के लिए अनुचित है। अब वक्त आ गया है कि हम भी उनके खिलाफ उसी तरह की नीति अपनाएंगे, उसी तरह की पॉलिसी को अपनाएंगे जो बाकी देश हम पर अपनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह कदम अमेरिकी किसानों, उद्योगपतियों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है, जो वर्षों से असंतुलित व्यापार नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। जी जी जी, शुक्रिया। शहजाद जी, कैसे देखते हैं ट्रंप की पॉलिसी को? डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एकदम से सभी जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं वो बदल चुकी हैं, बड़े स्तर पर परिवर्तन देखा गया है। और क्या लगता है इससे कितना बड़ा भारत को इसका असर है, इसका प्रभाव है भारत पर है? क्या लगता है, क्या अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी भारत पर भारी पड़ सकती है या अन्य देशों पर? देखिए, जहाँ तक ट्रंप की बात है, ट्रंप प्रेसिडेंट के अलावा पहले तो बिजनेसमैन है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ट्रंप जिस तरह की पॉलिसी जो ला रहे हैं वो बिल्कुल जो है न्यू लिबरल पॉलिसी है, उसको बिल्कुल वो फॉलो कर रहे हैं। और यही जो है सबसे बड़ी वजह है कि इस तरह जो टैरिफ वगैरह जो है वो लगा रहे हैं। और दूसरी चीज जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात कही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है वो चाह रहे हैं कि जो इंडिया में जो टैरिफ ज्यादा लगता है, उनकी जो कारें वगैरह आती हैं, तो उसको बैलेंस करना चाह रहा हूँ। पहले मैंने कहा कि ट्रंप की जो पॉलिसी है बिल्कुल न्यू लिबरल पॉलिसी है। वो अमेरिका का जो है पहला सिर्फ इंटरेस्ट उनका है, फर्स्ट इंटरेस्ट है, और वो किसी भी समझौता नहीं करेंगे। और जिस तरह की उन्होंने अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए काफी चैलेंज होगा। और खासतौर से जो है लेकिन डॉक्टर साहब, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने WHO पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो WHO है। और पिछले 4 सालों में जो अमेरिका में काम हुए हैं वो केवल और केवल 43 डेज में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कर दिए। ये बड़े दावे, बड़े आरोप जो हैं वो विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं और जो बाइडेन पर भी लगाए जा रहे हैं। WHO जो कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस पर इस तरीके के तंज कसे जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीजों को? देखिए, जो न्यू लिबरल पॉलिसी उसको आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ है कि जो है वो बिल्कुल इस तरह की जो है वेलफेयर पॉलिसी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह है, इसी वजह से, और जो अमेरिका को ये कहा जा सकता है कि न्यू लिबरल्स का जो है वो अड्डा है, सेंटर है। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप है, वो खुद बिजनेसमैन रहे हैं और उस पॉलिसी को पहले से उनके दिमाग में रही होगी कि सब इम्प्लीमेंट करना है। और देखिए, जितने उनके साथ उनके फ्रेंड्स हैं वो सब कहीं न कहीं जो है वो सब जो है ज्यादातर बिजनेसमैन है, कैपिटलिस्ट लोग हैं। तो पूरी तरह से दुनिया को जो है वो उसको थोपना चाह रहे हैं। लेकिन ये इस तरह का कोई भी अगर आप इस तरह की पॉलिसीज लाएंगे तो बिल्कुल अलग थलग धीरे धीरे पड़ जाएंगे, क्योंकि बिना वेलफेयर स्कीम्स के और जो जहाँ तक अमेरिका, जहाँ तक कैपिटलिस्ट अमेरिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अमेरिका कहीं कहीं जो है लोगों की जो है मदद भी बहुत करता था। और जो है खासतौर से हेल्थ सेक्टर हो या जो है बहुत सी वेलफेयर स्कीम्स पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, इसकी वजह से जो अब है क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का इंटरनेशनल एक डिप्लोमेसी है, एक रणनीति है कि कैसे सभी देशों को अपने उसमें कवर में किया जाए, या फिर वाकई में अमेरिका फर्स्ट की नीति है जो ट्रंप चाहते हैं कि हमारा अमेरिका आगे बढ़े इस मामले में? अगर उनके पूरे इलेक्शन काउंटिंग इलेक्शन तो उसमें उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात की, अमेरिकन इकोनॉमी की बात की। और अगर पॉलिसी में देखा जाए तो अमेरिका की इकोनॉमी की पहले के मुकाबले जरूर वीक हुई है। और जो है वहाँ पे भी कुछ ऐसे जो नए आंकड़े या डेटा है, वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है। तो इसकी वजह से जो है वो शायद जो उनका कैंपेन था वो अपने लोगों, ये शायद ज्यादा लोगों से जुड़े इलेक्शन में उनको दोबारा जो है। ठीक है डॉक्टर साहब जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने समय दिया हमारे से जुड़े सुबह सुबह, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपनी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, जाहिर से बात है हलचल देखने को मिल रही है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जी विदेश मामलों के जानकार हैं, ये भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, स्वागत है आपका, आप जुड़े हमारे साथ, समय दिया आपने। कैसे देख रहे हैं सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को कहा है कि भाई आप तो 100% टैरिफ आप हमसे वसूलते हैं, तो जाहिर सी बात है अब रेसिप्रोकल की बारी है। देखिए, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने संसद को जो संबोधित किया है पहली बार, और वो अमेरिका इज बैक का नारा दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका का दौर लौट आया है। अब वो अमेरिका का दौर कैसा लौटाना चाहते हैं? क्या भारत जैसे जो सहयोगी उन पर दबाव बढ़ा के लौटाना चाहते हैं? क्या वो अमेरिका का दौर तब लौटेगा जब वो जो अधिनायकवादी तानाशाही सरकारें, पुतिन जैसे लोग उनके साथ खड़े रहेंगे? तो दरअसल जिस बारे में आप जिक्र कर रहे थे, ट्रंप जो है वो दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि वो भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका भारतीय व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं। हमारा जो आईटी का पूरा मार्केट है उसमें अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो मस्क के अधिकांश साझेदार है वो भारतीय हैं। जो वहाँ पर लोग काम करते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं वहाँ पर, जो भी एक्सपर्ट हैं, उसमें अधिकांश भारतीय हैं। तो भारत से संबंध खराब करने की जो ट्रंप की नीति है वो अमेरिका के लिए ज्यादा भारी पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका में जो विद्वत्ता है, या ये कहे कि अमेरिका में जो प्रतिभाएं हैं उसको आगे बढ़ाने में जो योगदान देती है उसमें भारत का प्रमुख योगदान है। तो ट्रंप जो है वो इन 44 दिनों के कार्यकाल के जरिए, 43-44 दिनों के कार्यकाल के जरिए दुनिया के सामने एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि वह बाइडेन की आलोचना कर रहे हैं, उनको अमेरिका का सबसे खराब राष्ट्रपति बता रहे हैं। तो जब आप बाइडेन की आलोचना कर रहे हैं, मतलब अमेरिका की सभी जो बाइडेन सरकार की सभी नीतियां थी उन सबको निशाना बना रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब इन्होंने ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में 2 जेंडर पॉलिसी लागू हो जाएगी और अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स की कोई जगह नहीं है। अब देखिए, बाकी विश्व भर में, या फिर अगर हम भारत की भी बात करेंगे, LGBT कम्युनिटी को लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को उनके राइट्स दिए जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए अलग अलग लॉज लाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका जैसे ऑलरेडी डेवलप्ड देश में ऐसी बातें होना कितना सही है? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, इसका एक बहुत टेक्निकल कारण है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, दर्शकों को समझना भी चाहिए। दरअसल बात यह है कि अमेरिका में मेडिकल का खर्च बहुत है, लेकिन वहां पर एक नियम है कि यदि आप जेल में होते हैं तो वहां पर जेल में रहते हुए यदि आप स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं, इवन आप यदि अपने ट्रांसजेंडर के तौर पे अपने लिंग को बदलना भी चाहते हैं, यदि मेल से फीमेल या फीमेल से मेल होना चाहते हैं, तो वो जो खर्च है वो सरकार निर्वहन करेगी। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वहाँ की सोसाइटी में अधिकांश जो अपने आप को मेल से फीमेल या जो ट्रांसजेंडर समुदाय में शामिल होना चाहते हैं, वो इस नीति का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं और इससे अमेरिकन सरकार का खर्च बढ़ रहा है। तो यह न केवल ट्रांसजेंडर के संबंध में, बेशक ये सुनने में जरूर लगता है कि ट्रांसजेंडर की खिलाफत है, लेकिन इसका बहुत टेक्निकल रीजन है और इस दुरुपयोग के कारण सरकार पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जवाब चाहूंगा, बिल्कुल समय थोड़ा कम है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात करते हैं उसका असर न सिर्फ अमेरिका तक सीमित रहता है बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जाता है। जो एक सियासी संतुलन होता है, जो एक पॉलिटिकल बैलेंस होता है, उसमें भी क्या हलचल यहां पर दौड़ाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है? जाहिर सी बात है, जब अमेरिका कोई बड़ा फैसला लेगा तो दूसरी देशों के सरकारों पर बात आएगी, और जब सरकारों पर बात आएगी तो जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उसमें भी खलल आने की पूरी संभावना है। तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के एक दबदबा पूरे विश्व के अंदर बना रहे? जी बिल्कुल, देखिए, ट्रंप यही चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ट्रंप डॉलर कूटनीति का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है डॉलर पर चलती है, और ट्रंप इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि वो कोई प्रतिबंध लगाएंगे, यदि वो डॉलर को लेकर अपने हाथ खींचेंगे तो उससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाएगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर वो अमेरिका के प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि इसके जरिए वो दुनिया में बादशाहत को कायम करे, लेकिन दीर्घकालीन समय में इसका अमेरिका को नुकसान हो सकता है। ठीक है सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे से जुड़े और आपने ये बहुमूल्य बातें कही। बहुत महत्वपूर्ण है
कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस कूटनीतिक रणनीति को किस तरफ लेके जा रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, क्या विजन है। जाहिर सी बात है, जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि कुछ चीजों का दुरुपयोग हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उस दुरुपयोग को नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि उचित तरीके से अमेरिका राष्ट्र आगे बढ़े और पूरी दुनिया के अंदर जैसे अमेरिका का कद है वो बना रहे। आगे बढ़ते अब बात गुजरात की करेंगे। गुजरात का गोधरा कांड के गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा हटाने का यह बड़ा निर्णय लिया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 14 गवाहों की सुरक्षा को हटाया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। एसआईटी रिकमेंडेशन रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। रजा अब्बास हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, हमारे संवाददाता जानकारी लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दीजिए कि गोधरा कांड के गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और 14 गवाह जिनके की नाम भी आपको एक एक कर बताएंगे, उनके जो यहाँ पर सुरक्षा है वो हटा ली गई है। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 14 गवाहों की सुरक्षा को हटा दिया गया है और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से, उनके रिकमेंडेशन की तरफ से, उस आधार पर यह बड़ा फैसला गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है, जिसके अधीन देश में अलग अलग सुरक्षा या जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आती हैं। सुरक्षा हटाने वालों की सूची में पहला नाम हबीब रसूल सैयद का नाम है, जिनकी सुरक्षा हटाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर। बिल्कुल, अगला नाम जो है वो अमीना बेन हबीब रसूल सैयद, ये दूसरा नाम सामने आ रहा है। अकीला बेन यासीन नमिन, ये भी एक नाम है जिनकी सुरक्षा हटाई गई है। 150 जवानों की तरफ से सुरक्षा दी जा रही थी इन 14 लोगों को। बिल्कुल, सैयद यूसुफ भाई भी उनमें से एक हैं जिनकी की सुरक्षा अब हटा दी गई है। इसके साथ साथ अगला नाम अब्दुल भाई मरियम अप्पा, ये भी इसमें शामिल हैं और इनकी भी सुरक्षा हटा दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। याकूब भाई नूरान निशार, ये अगला नाम जिनके द्वारा कि यहाँ पर गोधरा कांड में सम्मिलित थे और इनकी अब सुरक्षा हटा दी गई है। रजक भाई अख्तर हुसैन का नाम भी इसमें शामिल है। ये तमाम ऐसे गवाह हैं गोधरा कांड को लेकर जिनको सुरक्षा दी गई थी। 150 जवानों की सुरक्षा थी, लेकिन फिलहाल इस सुरक्षा को, घेरे को केंद्र सरकार की तरफ से हटा दिया गया है। तो अगला नाम जो है वो नजीम भाई सत्तार भाई जो है उनका नाम बताया जा रहा है। तो एक एक करके नाम आपके सामने रख रहे हैं जिनकी यहाँ पर सुरक्षा जो है वो हटाई है। उसके बाद माजिद भाई शेख यानुश मोहम्मद का नाम भी इसमें शामिल है। कुल 14 नाम हैं जिनकी सुरक्षा को हटाया गया है। ये बड़ा फैसला आज लिया गया है। तो हाजी मयूद्दीन भी एक नाम है जिनकी सुरक्षा हटाई गई है। तो एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं 14 अलग अलग नाम, ये 10 नाम हमने आपके सामने रखे। शमसुद्दीन फरीदा बानू, ये भी इसमें एक नाम है, ये भी इसमें इस 14 की लिस्ट में शामिल है। समुद्दीन मुस्तफा इस्माइल भी जो है वो अगला नाम सामने आ रहा है। मदीना बीबी मुस्तफा, ये भी एक बड़ा नाम है जो गोधरा कांड से जुड़ा है, मतलब गवाहों से जुड़ा है। और अगला नाम भाई लाल भाई चंदू भाई राठवा, ये भी इसमें शामिल है, ये भी सुरक्षा हटाई गई। अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा, जहां पर इस वक्त विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। रामा बिल्डकॉन को जमीन आवंटित किया गया था, जो शासन के पुराने प्रचलित नियम थे उनके हिसाब से उसको आवंटित किया गया था। लेकिन जुलाई में शासन की नीति में बदलाव आया मंत्रिपरिषद में, जिसमें पुराने जो भूमि आवंटन के नियम थे उन सभी नियमों को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उनको आवंटित हुआ नहीं था पूर्ण रूप से। केवल आवंटन की कार्यवाही के लिए सेक्रेटरी से कलेक्टर को गया था और आवंटन में कई शर्त दिया गया था कि उसको मत परिवर्तन कराना है। उन्होंने समय सीमा में मत भी परिवर्तन नहीं कराया और मंत्रिपरिषद का निर्णय भी आ गया कि जो पुराने जितने प्रक्रियाधीन हैं सबको निरस्त किया जाता है। तो उस आदेश के तहत भी वो निरस्त हो गया। निरस्त हो गया, चलिए आगे पूछ लीजिए। निरस्त होने की बात नहीं है। और क्या चाहते हैं? मैं इसमें उस समय का जो आपने जो रेट में उनको दिया है, दोनों खसरा नंबर के जमीन,
और उस समय का बाजार का रेट क्या था, ये बताएंगे क्या? कितना अंतर आ रहा है उसमें? देखिए, शासन की जो दर है, शासन की जो निर्धारित दर है, उसके हिसाब से जमीन का अलॉटमेंट कई शर्तों के तहत उनको दिया जाता था। बाजार रेट मूल इसमें मामला यह है अध्यक्ष महोदय, चराई की जमीन को किसी को अलॉटमेंट किया ही नहीं जा सकता, और उसके बाद भी जानबूझ करके अलॉटमेंट किया गया सरकार के द्वारा। 9 करोड़ की राशि उनसे जमा कराई गई, और कम से कम उसका जो मूल्य मेरा नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ है कि मीटर उसका कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 29 करोड़ रुपए कम से कम, और नहीं तो 56 करोड़ रुपए की राशि उनको पटाना था। 9 करोड़ रुपए में मात्र उनको आवंटित किया गया। ये जो अधिकारी उसमें प्रतिवेदन बनाए, सिफारिश उसका किए कि इसको दिया जाना चाहिए, आपने निरस्त किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, जो निरस्त करने के बाद में यह जमीन उनके नाम पे है कि शासकीय रिकॉर्ड में वो दर्ज हो गई है शासन के नाम पर, और दूसरा जो अधिकारी ने यह कार्रवाई की उनके खिलाफ में आप कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि वो जमीन जो है रामा बिल्डकॉन को आवंटित ही नहीं हुआ है, और न ही वहां उनको उनके द्वारा पैसा पटाया गया है। वो प्रक्रिया में था, उन्होंने एक भी पैसा नहीं पटाया है, न उसको डिमांड लेटर भेजा गया है। तो जमीन अभी भी शासन के नाम पे ही है, वो किसी के नाम पे हस्तांतरित नहीं हुआ है। ये जवाब है अध्यक्ष महोदय, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, आप नाम लिए हैं। खसरा नंबर 233/1, 233/5, 3.6740 घास बंजारा भवन सब स्टेशन बना है। शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया ना, तो आपने उनके नाम में चढ़ा दिया, ये आपके जवाब में है। तो चढ़ा दिया, तो मैं ये पूछ रहा हूं, आज वो जमीन शासन के नाम पर अंकित है कि उनके नाम पर अंकित है? किसके नाम में अंकित है? शासन के नाम में है कि नहीं? शासन के नाम पे है अध्यक्ष महोदय, उनको आवंटित ही नहीं किया गया है, न पैसा पटाया गया उनके द्वारा। ये जवाब आप देख लीजिए ना। नहीं, इनका जवाब ये आ गया कि आवंटन की कार्यवाही ये तो इनका जवाब है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं। मैं ये पैसा पटाने की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई आप देख रहे थे, लेकिन अब जरा बात करेंगे क्रिकेट जगत की, क्योंकि क्रिकेट जगत में इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है और भारतीय टीम जिस अंदाज से खेल रही है, तो जाहिर सी बात है पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। हर भारतीय फैंस इसकी चर्चा कर रहा है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर अब भारत ने फाइनल का रास्ता साफ कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा आज सेमीफाइनल होना है। उसके बाद तय होगा कि भारत किसके साथ खेलेगा, न्यूजीलैंड होगा या साउथ अफ्रीका। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के लाहौर में ये मैच होगा और न्यूजीलैंड और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, इन दोनों के बीच में मैच होगा। जो विजय होगा, जो विनिंग टीम होगी, वो इंडिया के साथ फाइनल में प्रवेश करेगी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस पूरे गेम का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, लेकिन जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की इस मैच से पाकिस्तान बाहर हुई, और अब शीतल विडंबना ये है कि अब फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान के बाहर होगा। अब देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है। पहले आईसीसी से पाकिस्तान बाहर हुई और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फिनाले जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो गया है। तो कल इंडिया ने एक बम्पर जीत हासिल की, 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को वापस घर भेज दिया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि दूसरी टीम कौन फाइनल में जो है वो एंटर करेगी। क्या कुछ लगता है आपको शीतल, क्योंकि आप काफ़ी करीबी से क्रिकेट देखते हैं, आप क्रिकेट फैन हैं, क्रिकेट लवर हैं, क्या लगता है आपको पिच कैसी होगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट आयोजित हो रहा था, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में खेला गया। भारत ने दुबई में खेला, लेकिन अब भारत जो है वो फाइनल में पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, जो देश मेजबानी कर रहा था वहां पर भी फाइनल नहीं हुआ।
इस वक्त हमारे साथ दिव्यांशु जायसवाल जुड़े हुए हैं, खेल पत्रकार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी का ये सेमीफाइनल किस तरह का रहा, क्या बदला पूरा हुआ, और अब जो फाइनल में भारतीय टीम पहुंच चुकी है तो राह कितनी आसान है या मुश्किल है, क्योंकि सामने वो दो टीमें हैं जिनमें से एक टीम आएगी जिसने अभी तक आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीता है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। दिव्यांशु, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दिव्यांशु, कल जो मैच खेला गया सेमीफाइनल का मैच, बड़ा मैच था, नॉकआउट स्टेज थी और भारत को ये मैच जीतना जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच जो मैच रहा है उसमें विराट कोहली ने एक बार फिर से करके दिखाया है कि भाई जब तक मैं खड़ा हूं तब तक बड़े मैचों में कोई हमें नहीं हरा सकता, तो हम चैंपियंस हैं और चैंपियंस रहेंगे, वो दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हमेशा हर कोई कह रहा है ना कि जहां मैटर बड़ा होता है वहां विराट कोहली खड़ा होता है, तो कल भी मैं तो ये कह रहा था कि यार वो शतक हो जाता तो सोने पे सुहागा वाला मोमेंट था कि विराट कोहली नॉट आउट लौटते, शतक बनाकर लौटते, 52वां शतक होता। क्रिकेट के इतिहास में किसी भी फॉर्मेट में इतने शतक किसी ने नहीं मारे, वो रिकॉर्ड टूटता, ऑस्ट्रेलिया बाहर होती, विराट नॉट आउट लौटते और वो पाकिस्तान वाला जो गेम था वो कहीं ना कहीं उसका रेप्लिका होता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, विराट का शतक नहीं बन पाया। उम्मीद करते हैं वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में वो शतक बन जाए। बट कमाल की पारी, श्रेयस अय्यर की पारी, पूरा एक टीम यूनिट कल पूरी दिखी थी। गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, फील्डिंग भी मतलब कह सकता हूं कि बहुत जगह पर हमने छोड़ा भी, बट ओवरऑल अगर देखा जाए एक कंप्लीट परफॉर्मेंस रहा। और सेमीफाइनल में ऐसी परफॉर्मेंस आए वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिव्यांशु, हार्दिक पांड्या को हम नहीं भूल सकते। वो हम तस्वीरों में हमने देखा, लाइव मैच में हमने देखा कि उनकी एंकल में कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भागना सही नहीं समझा। केएल राहुल को उन्होंने उधर वहां पर स्ट्राइकर एंड पर नहीं आने दिया, लेकिन लगातार बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज वो लगाते गए। लेकिन उनके पाँव में भी तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि इंडिया के लिए जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नहीं बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है वर्ल्ड कप 2023 फाइनल की हार का शायद सबसे बड़ा कारण ये था कि वहां पर हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं थे। अगर वहां पर हार्दिक पांड्या होते तो शायद उस गेम का रिजल्ट बहुत अलग हो सकता था, शायद हम उस फाइनल को जीत जाते। तो यही एक डिफरेंस था, उस समय हार्दिक पांड्या नहीं थे, वो बैटिंग वहां पर हुई और वहां पे एक ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो स्ट्राइक को उस तरह से गियर चेंज करके और रनों का अंबार लगाए। तो हार्दिक पांड्या क्लच प्लेयर है, वाइट बॉल फॉर्मेट में वो शायद इंडिया का सबसे बड़ा MVP है, क्योंकि वो तीनों डिपार्टमेंट्स में कंट्रीब्यूट करता है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो हार्दिक पांड्या का रहना बहुत जरूरी था। और देखिए कल वो इंजर्ड हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने जो इम्पैक्ट डाला, उन्होंने सोचा यार मैं मैच को खत्म करके जाऊंगा, केएल राहुल पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आने दूंगा, और मैं ठीक है मैं रन नहीं भाग सकता तो मैं बड़े शॉट्स लगाऊंगा। और वो जो शॉट जो मारकर आउट हुए, अगर थोड़ा सा वो बेटर शॉट होता तो वो छक्का मार के मैच खत्म होता, और वो लगता वो धोनी वाला मूवमेंट कर दिया उन्होंने। दिव्यांशु, जिस टीम कॉम्बिनेशन का हमें इंतजार था, एक बैलेंस का इंतजार था, एक संतुलन का इंतजार था, क्या हमें वो मिल चुका है? हालांकि टॉप ऑर्डर में जरूर थोड़ी सी यहां पर लड़खड़ाती हुई टीम नजर आ रही है, लेकिन मिडल ऑर्डर ने जिस तरह से संभाला है, श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से पारियां खेली है, और बैकअप के तौर पर चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, अक्षर पटेल हो, रविंद्र जडेजा हो या खुद केएल राहुल हो, ये पूरा एक बैलेंस पैकेज नजर आ रहा है इस टीम के अंदर। नहीं बिल्कुल, एक बैलेंस पैकेज नजर आ रहा है। बस एक चीज ड्यू है मुझे लगता है, रोहित शर्मा की एक बड़ी पारी, इंपैक्टफुल लोग तो वो खेल रहे हैं, एक बड़ी पारी मिसिंग है, जो शायद अगर फाइनल में आ जाए तो शायद ये एक कंप्लीट टूर्नामेंट इंडिया के लिए बन जाएगा। क्योंकि रोहित शर्मा अब आजकल जिस तरह के इंटेंट से खेल रहे हैं, वो बड़ी पारियां नहीं खेल रहे, वो इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल रहे हैं। तो बस वही चीज है कि रोहित शर्मा अगर एक बड़ा स्कोर बना देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, और मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ये पूरा मिडिल ऑर्डर जो है बहुत स्ट्रांग हो गया। जबकि मिडिल ऑर्डर पे सबसे ज्यादा समस्या थी इस टूर्नामेंट के आने से पहले, और उसी ने मेन मोमेंट पे ये करके दिखाया कि नहीं यार हम लोग खड़े। दिव्यांशु, तो रोहित और गिल की अगर केएल राहुल का मैच विनिंग सिक्स था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो जो एक विजुअल था वो हमारी आंखों से अभी तक नहीं जा रहा, क्योंकि वो जो विनिंग सिक्सर था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक एक करके रन बनाए जा सकते थे, क्योंकि बॉल ज्यादा थी, रन्स कम थे। लेकिन एक वो जो सिक्सर केएल राहुल ने मारा वो काफी ज्यादा एक कुछ वो जो विजुअल था वो काफी इंपॉर्टेंट, वो काफी ज्यादा आंखों को सुकून देने वाला था। बिल्कुल, वो जो इमोशनल जो केएल राहुल की अंदर से वो एग्रेसिवनेस निकली ना, वो कहीं ना कहीं वो रिडेम्पशन था, वर्ल्ड कप 2023 फाइनल का रिडेम्पशन था। क्योंकि आपको पता होगा विराट और राहुल ने वहां पे बैटिंग की थी, बट बहुत स्लो बैटिंग की थी, जिसके चलते भारत बहुत पिछड़ गया था मैच में, फाइनल में। और वो कहीं ना कहीं उसका एक बदला लिया यहाँ पे। विराट ने भी वो पारी खेली और राहुल ने फिर उसके बाद आके जो ताबड़तोड़ इनिंग खेली है, तो राहुल ने बता दिया कि भाई जितना मुझ पे आप
अंडररेट कर लो, बट मैं फिर भी इंडिया का वो प्लेयर हूं जिसमें दिव्यांशु, इंडिया क्या की बहुत भरोसा अगले मैच की रणनीति भी यही होगी जो स्ट्रेटजी गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने अपनाई थी? 4 स्पिनर्स के साथ खेलना है, 2 तेज गेंदबाजों के साथ खेलना है, उसमें काफी हद तक सफलता भी भारतीय टीम को मिली है। तो क्या यही विनिंग कॉम्बिनेशन लेके अब फाइनल में भी भारतीय टीम को देखा जा सकता है या कुछ बदलाव नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो कुछ टूटा ही नहीं तो उसे फिर जोड़ा क्यों जाए, वही चीज है। तो सेम टीम मेरे ख्याल से टीम खेलेगी और सेम पिच है, मतलब सेम मैदान है। पिच क्या होगी वो देखना पड़ेगा, बट आई थिंक इंडिया सेम कॉम्बिनेशन के साथ जारी है। बस ये देखना है कि सामने कौन आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है या साउथ अफ्रीका आ रहा है। रोहित लौटेंगे अगले मैच में फॉर्म में, क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि एक जो उनकी ड्यू इनिंग है, एक बड़ी पारी है, या कह सकते हैं एटलीस्ट एक अर्धशतक, शायद वो आ रहा है। मुझे लगता है फाइनल में वो आ रहा है, वो इंतजार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु हमारे से जुड़ने के लिए। अभी फाइनल मैच बाकी है, आज सेमीफाइनल है, दूसरा सेमीफाइनल है और इस मैच में कौन जीतेगा, हालांकि शिफन दोनों बड़ी टीमें हैं, हमें दोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो। लेकिन भारत जिस कंसिस्टेंसी के साथ इस वक्त चल रहा है, जो विनिंग कंसिस्टेंसी भारत ने बरकरार रखी है, ऐसे में लगता है कि भारत के साथ उन तमाम भारतीय फैंस की दुआएं हैं जो काम भी आ रही हैं, चाहे वो दुबई में मैच खेला जा रहा हो या किसी भी कोने में। लेकिन भारतीय फैंस अपने चहीतों को, अपने खिलाड़ियों को, अपने सुपरस्टार्स को पैक करना बिल्कुल भी नहीं भूलते, उनको सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलते और यही नतीजा है कि भारत इस वक्त टॉप टीमों में से एक शुमार है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें लखनऊ से अंसल मामले में बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह का बड़ा बयान आया है और एलडीए की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। विजिलेंस जांच की इसमें मांग की गई। राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर ये मांग की है। अंसल मामले में सख्त कार्रवाई की उम्मीद जो है वो राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से जताई है। तो ये जो पत्र आप देख रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अंसल मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह ने ये पत्र जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार कौन लोग इसके पीछे थे और कौन लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे मामले में, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कई देर से ये पेंडिंग है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन राजेश्वर सिंह ने ये कह दिया है कि अब जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए और पत्र लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ से ये आह्वान किया गया है। चलिए, एक और बड़ी खबर है, लखनऊ से ही इस वक्त एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी बदले गए हैं। बड़ा फैसला लिया गया है, भवानी सिंह खंगारोत हटाए गए हैं और उनकी जगह अब नए एमडी के तौर पर नया चेहरा निकल कर आएगा। रिया केजरीवाल नई एमडी बनी है, 2017 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और उनको ये नई जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, आपको बता दें लखनऊ से एक और बड़ी खबर, मध्यांचल की बात की जाए तो विद्युत वितरण निगम के एमडी को बदल दिया गया है। भवानी सिंह जो है उनको हटा दिया गया है, वो पुराने एमडी थे, फॉर्मर एमडी थे इस कंपनी के, इस निगम के। अब रिया केजरीवाल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो नई एमडी बन चुकी है। 2017 के बैच के आईएएस ऑफिसर थी और खंगारौत को निदेशक प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी कि जो पहले जो यहाँ पर एमडी थे भवानी सिंह खंगारौत, उनको एमडी की पोजीशन से हटाया गया है, निदेशक प्रशासन उन्हें बनाया गया है और साथ ही साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उन्हें दे दिया गया है। यानी कि पूरी तरीके से नहीं हटाया, उनके सिर्फ जो डिपार्टमेंट्स है वो चेंज किए गए हैं। लेकिन नई एमडी रिया केजरीवाल जो है वो बनी है और वो आईएएस ऑफिसर रह चुकी है 2017 बैच की। योगी आदित्यनाथ बदलाव करने में चूकते नहीं है और एक और बड़ा बदलाव किया गया है। एक और बड़ी खबर है, लखनऊ से ही एक बड़ी खबर फिर से सामने आ रही है, जहां पर 41 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से ही। आपको बता दें कि 4 पीसीएस अफसरों को अच्छी पोस्टिंग मिली है। पीसीएस गौरव श्रीवास्तव एडीएम सिद्धार्थनगर बने हैं, पीसीएस ममता मालवीय एडीएम मुरादाबाद बन चुकी हैं और पीसीएस ज्ञानेंद्र सिंह एडीएम प्रशासन देवरिया और पीसीएस पूर्णिमा सिंह एडीएम प्रशासन बरेली बनी है। तो ये बड़े फेरबदल लखनऊ में हो रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ प्रशासनिक फेरबदल कर रहे हैं और अब 4 पीसीएस अफसरों को ये अच्छी पोस्टिंग मिल चुकी है।
तो चलिए अब इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार विधानसभा सत्र की कार्रवाई चल रही है। बजट सत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी क्या कुछ चल रहा है वो आपको दिखाएंगे। आज हमें दर्ज दे रहे हैं 370 पे, इनको कहिए 370 क्या है, इनको कहिए 370 को मंजूर करने के लिए इन्होंने किया क्या इनकी पार्टी ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया? हमारे तो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मारे गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारे गए, हमारे मिनिस्टर मारे गए, हमारे एमएलए मारे गए, ये तो साहब का शहीद किया गया, इसके चाचा को शहीद किया गया। हम जानते हैं कि मरना क्या होता है, गोली क्या होती है, हमारे लोगों को किस तरह इस चीज को फेस किया, लेकिन आप नहीं जानते हैं। आज आप ठेकेदार बने हैं, उनको कह रहे हैं हम हिंदुस्तान के ठेकेदार हैं। अब लाल चौक आपने दिखाया उनको, और सारे जो ये इखवानी हैं उनको जमा करके आप कहते हैं बीजेपी का फौज है। सारे लोग उससे आप इतने बदनाम हुए जम्मू कश्मीर में, आपने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया इलेक्शन में, क्यों? क्या आप लोगों को कहेंगे ये? हमें पता है क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग दागदार लोग हैं। वो क्या कहेंगे? आप हमें डराते हो, धमकाते हो, डॉक्टर साहब को, उमर साहब को। ये छोड़िए, नजर जिनकी खुदा, इरादे जिनके पक्के हैं, नजर जिनकी खुदा पे हो, तो मौज खैर उनसे घबराया नहीं करते। इंशाल्लाह रहमान हम आपका मुकाबला करेंगे। ये मत समझो फिरौन जो रहा, बादशाह का दबदबा बहुत हद तक कायम रखा, लेकिन उसको गर्क होना पड़ा। इसी आपको भी देखिए, बीजेपी एक बड़ी एक जमात है, कोई शक नहीं है इसमें, तमाम मुल्क में है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन बीजेपी की क़यादत को वो चीजें तस्लीम करनी चाहिए, उन चीजों को मानना चाहिए जो चीजें इस वक्त जमीन पर है। जो आप मत समझे, गलतफहमी में मत रहिए, कल को आप तमाम देश आपको रिजेक्ट करेगा। आप कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं, ये गिलानी साहब एक दफा कह रहा था, कब्रिस्तान की खामोशी है। क्या कब्रिस्तान की खामोशी है? आप किसी को, हाँ जी ये गुलाम नबी है, इसका चचेरा भाई भी, इसको सील करो। क्या कानून बनाया आपने? क्या सिग्नल देते हैं कश्मीरियों को, खासकर मुसलमानों को क्या सिग्नल दे? आपसे बर्दाश्त नहीं होता। एक स्टेट जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, आप उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर आप क्या बर्दाश्त करेंगे? क्या देंगे आप जम्मू कश्मीर लोगों के लिए? क्या तवक्कात है उनको आपसे? क्या तवक्कात है मोदी साहब से? मोदी साहब जब एड्रेस करता था वो कहता था कि नहीं जी ये फैमिली रूल है, कांग्रेस हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, डॉक्टर साहब हो, लेकिन हमने दिखाया रूल किसका है? रूल लोगों का है, और लोगों ने वोट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, डॉक्टर फारूक को, उमर अब्दुल्ला साहब को, और उन्होंने साबित कर दिया कि यही पार्टी है। आज जो लोग हमें कह रहे हैं कि नहीं जी ये इनने चोरियां की, सदा चुना इलेक्शन, जरा अपने गिरेबान में मुंह डालिए तो बताइए, अगर 83 में लोगों ने वोट दिया डॉक्टर साहब तो किसने वो साजिश 12 मेंबर किसने ले लिए? 87 में लोगों ने वोट दिया डॉक्टर साहब को, फिर 96 में लोगों ने वोट दिया डॉक्टर साहब को। आप बताए आप कब आए? आप कब पब्लिक लाइफ में कब थे? आपने कोई काम ही ऐसा नहीं किया हम लोग आपको वोट देंगे, क्यों देंगे? आपने किया क्या? प्रैक्टिकली क्या किया? आपने कहा नारे 100 को टकराएगा तो ये हालात ठीक हो जाएंगे, हम दूध की कलें और माछ शहद की कलें यहाँ जम्मू कश्मीर लाएंगे और वो यहाँ के लोगों को देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसे अकाई तमाम जम्मू कश्मीर में सरगर्म अमल है, और इंशाअल्लाह रहमान इस दहशतगर्दी का खात्मा करके लोगों के जो तवक्कात है हमसे, लोगों के जो जबान में बात कहते थे हंसते से, लोगों की तवक्कात हैं। आपने देखा आज हर कोई बच्चा हिंदुस्तान का कहता है कि हाँ जो जमात जिसने यहाँ इलेक्शन जीते हैं ये वाकई रिप्रेजेंटेटिव जमात का है, और इंशाल्लाह रहेगा। आज आप पैसे बंद करते हो, आज आप 2% बना रहे हो, ये नहीं है। मैं ठीक कहा कि लीडर ने नेशनल लेवल पे कहा यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो राजा है, वो राजा की तरह काम नहीं चलेगा। अगर आपने कल कंसर्न दिखाया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ बीजेपी के इस मेंबर को, इन्होंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी राज नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी राज नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पुष्ट कौन दबा रहा था? उनको पुष्ट पीछे उनको कौन उछल रहा था? वो चीजें बंद होनी चाहिए। और ऐसे अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे ब्यूरोक्रेसी को, आप देखिए उसे बहुत चीजें हमारा मदद होगा। लिहाजा मैं स्पीकर साहब इस एड्रेस का सपोर्ट करते हुए इनसे गुजारिश करूंगा, जहाँ मौका मिला है आपको हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ ये छोड़िए, अपनी खूब छोड़िए,
आपने उमर साहब को कहा है, एक हमारे लीडर ने, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ, जवान है उमर साहब ने टोपी उतारी, भाई उमर साहब की बढ़ाई है, उसने टोपी दी लोगों को, मैं माफ करिए अगर मैंने गलतियां हुई है। यही तो पॉलिटिशियन में एक वसफ होना चाहिए, ये क्वालिटी पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। और उमर साहब को आपको पता है कि लोगों ने जवाब क्या दिया? उन्होंने उमर साहब को माफी दी, उन्होंने कहा अगर कोई गलती हुई है, लेकिन लोगों ने वोट उन पर दिया, लोगों ने उस पर टच किया। आज में आप लोगों को मजाक करते हैं, नहीं उमर साहब ने टोपी उतारी है, एक हमारे लीडर ने, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ, जवान है उमर साहब ने टोपी उतारी, भाई उमर साहब की बढ़ाई है, उसने टोपी दी लोगों को, मैं माफ करिए अगर मैंने गलतियां हुई है। यही तो आपने उमर साहब को कहा है, एक हमारे लीडर ने, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ, जवान है उमर साहब ने टोपी उतारी, भाई उमर साहब की बढ़ाई है, उसने टोपी दी लोगों को, मैं माफ करिए अगर मैंने गलतियां हुई है। यही तो आपने उमर साहब को कहा है, एक हमारे लीडर ने, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ। अली मोहम्मद सागर कॉन्फ्रेंस से हैं, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा से अपनी बातें रख रहे थे। और क्योंकि कल भी हमने देखा था विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई थी, जिसमें कई विधायकों द्वारा अपने अपने मुद्दे भी रखे। एक मिनट जरा, ऑनरेबल स्पीकर सर, मुझे सागर साहब का बहुत, आप जब तकरीर करेंगे तो तकरीर नहीं करूंगा मैं, दो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हैं मेरे। मैं बहुत एहतराम करता हूं, दो चीजों पे मुझे इनकी तकरीर में बहुत पीड़ा हुई। एक बात इन्होंने कही कि ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया। क्या यहां पर बैठे सीएम साहब उस कैबिनेट के पार्ट नहीं थे जब ये ऑटोनॉमी रिजेक्ट हुई? एक बात तो ये किस पे थोप रहे हैं, जरा अपने से पूछे। दूसरी बात, इन्होंने इखवानीज की हमारी तरफ उंगली उठाई। क्या मैं पूछना चाहूंगा सागर साहब, आपको ये बात याद नहीं है जावेद शाह 2002 में किसका कैंडिडेट था बांडीपुरा से? क्या फारूक साहब ने कुका परे साहब के साथ ज्वाइंट रैली नहीं की? तो किसको कहना चाहते हैं आप? पहले अपने गिरेबां में देखिए, फिर दूसरे पे उंगली उठाइए। अच्छा, सुरजीत सिंह जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे गवर्नर एड्रेस पर बोलने का मौका फराहम किया। विधानसभा से ये कार्रवाई देख रहे थे और लगातार ये कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख लीजिए लाइव तस्वीरें, बजट सत्र का ये तीसरा दिन है। बजट भी 7 मार्च को पेश हुआ। की तरफ देखिए, क्योंकि अगर हम हर चीज को पुराने 1947 से लेके उजागर करने की कोशिश करते रहेंगे तो कोई एंड नहीं होगा। वक्त वक्त में गलतियां हुई, किससे हुई, कौन जिम्मेवार है, वो लोग जाने। लेकिन अभी आज हमें यह देखना है कि जो जिम्मेवारी लोगों ने आपको दी है, क्या हम निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। पार्टियों के अपने मंशूर है, भारतीय जनता पार्टी का अपना, आपका अपना होगा। लेकिन किसी को तनक करना कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे दोस्त भाई हैं, उन्होंने कुछ इशारे यहां किए क्योंकि उनको माफ करना चाहिए, बुजुर्ग हो गए, तो इसलिए उन पे मैं कोई बात टिप्पणी नहीं करूंगा। क्योंकि हमें कितने मिनट हो गए अभी तो कुछ नहीं हुआ। जनाब आला, कुछ साथियों ने यहां बड़ा जिक्र किया है और बड़ी मजाक से कविता पढ़ी है। मैं आज इस हाउस में यह कहना चाहता हूं, 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35A हटा है, जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदली है, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।
बस बस प्लीज सैफुल्लाह साहब, भाई साहब आप बैठिए, बैठिए। सलमान प्लीज प्लीज disorder. There is disorder in the house. Please, Saifullah sahab, please take your chair. Please take your chair. That's what my request is. Please, my request is please take your chair. You go ahead. सर, मिस्टर गरेजी, हाँ, Speaking. इस बात के नहीं, सुनिए मेरी बात। Please, 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 please. मैं ऑनरेबल मेंबर्स के लिए कहना चाहता हूँ कि आप जब सर इन्होंने ठीक बोला। मेरी गुजारिश होगी कि पीठ पीछे अगर इनको पूछेंगे ये 370 क्या हुआ तो दिन भर रोता है। सुने ये भी रोते हैं लेकिन मोदी जी के डर से नहीं बोलते हैं, रोते ये भी हैं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, कराची साहब, हो सकता है कि आपको जरूर पीड़ा होगी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता और आपको ये बताना चाहता हूं, मैं कभी भी किसी के सवाल पर ना खड़ा होता हूं, ना मैं किसी को तंग करता हूं। मेरा शुरू से प्रैक्टिस रही है और मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूं। मैं जो बात करने आया हूं, जो पार्टी का मौका है, मैं जो रखूंगा उसको आप नहीं बोल सकते, आप उसको नहीं छेड़ सकते। मेरा हक है बोलना, मेरा हक। मिस्टर लालवी आप बैठ जाइए प्लीज। ये बात नहीं होगी कि आप बोलते जाएंगे, क्या हमें बोलने का हक नहीं है? कराची साहब, सर talk to the chair. सर मेहरबानी इनको कहिए कि मेहरबानी करके चुप रहे। प्ले फील्ड, दिस इज द हाउस, ये प्ले फील्ड नहीं है, मेहरबानी कर लीजिए प्लीज। मैं ऑनरेबल चेयरमैन उनको भी कहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं, आपको भी कहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मेरा कहने का यह मकसद है कि कुछ लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 1972 में यहां रेल आई, हम देखने आए कि रेल आई। चेयर को ही कर रहा हूं नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? चेयरमैन साहब, 1972 में रेल आई और लोगों को यह मालूम हुआ कि ये जम्मू तक रहेगी और जम्मू तक रही। 50 साल के बाद ये नरेंद्र भाई मोदी का कमाल है कि जिन्होंने कश्मीर तक पहुंचाई, ये बात को मानना चाहिए। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जनाब आला, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके 10 मिनट हो गए, प्लीज सो जाए पार्टी का होता है, चेयर विल डिसाइड अबाउट द टाइम। सर ये नहीं। सीधी तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर के विधानसभा बजट सत्र की देख रहे थे, जहां पर की कार्रवाई के बीच में विपक्ष द्वारा हंगामा भी लगातार जारी है। तो चलिए अब पंजाब का रुख करेंगे, जहां पर की मान सरकार ने एक ऐसा मिशन छेड़ दिया है जहां पर की एम्प्लॉयमेंट जो है वो बच्चों को दी जा रही है, नवनियुक्त नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से। अजकल दी पीढ़ी भुलती जा रही है, तुसीं सानू रिवाइज कराया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिलों धन्यवाद करते हैं तुहाडा भाई। एक उधरों संतराम उदासी जी दा पिंड है रायसर, जिन्हां ने लिखिया सी कि मां धरती है तेरी गोद नूं, चन होर बथेरे, तू मगदा रही बे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं, जिथे मिलन अंगूठे संगियां नूं, जिथे वाल तरसदे कंगियां नूं,
नक वगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। सो रायसर पिंड तो तुसीं आए हो, ठीकरी वाला कोले पिंड है, मैं गया तुहाडे पिंड कई बारी, बतौर MP भी गया मैं। सो तुहानूं बहुत बहुत मुबारक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक इधरों हथ खड़ा होया सी जी। अपना नाम दस दिओ जी ते किहड़ी पोस्ट लई तुहानूं लैटर मिलना आ। सत्कारयोग मुख मंत्री पंजाब ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गुड लक। हाँ जी, एक पिछे दे दिओ, तुहाडी बैक साइड ते मैडम ने हथ खड़ा कीता है। सत श्री अकाल मुख मंत्री साहब, मैं शैली रानी शहर समाना जिला पटियाला दी वसनीक हाँ। मैं काफ़ी टाइम तो नौकरी दी तैयारी कर रही सी ते जिवें ही तुहाडी सरकार ने इन्नियां नौकरियां कड्डियां ताई अज मेरा पंजाब कोऑपरेटिव बैंक विच बतौर क्लर्क नाम आया है। मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि अज मेरा इस पंजाब सरकार विच शामिल होने का सुपना पूरा होया है। तो मैनू ये दसदे हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी ये नौकरी दे विच मैनू कोई भी पैसा नहीं देना पिया, कोई भी रिश्वत नहीं देनी पई, मेरा मैरिट के आधार पर ही मैनू नौकरी मिली है। मैं एक बार फिर आप जी का बहुत धन्यवाद करती हाँ। तो मैं ये गल दसते हुए खुशी मनांगी ना, आम तौर पर यही गल चलती सी कि जे मान सरकार आई, अज ज़्यादातर जिहड़े नियुक्ति पत्र ने वो सेहत डिपार्टमेंट नाल संबंधित ने। सो नाल दूजे डिपार्टमेंटां दे 763 अज हो गए और ये एक अपना पंजाबी च मन्निया जाता है शगन, अज आप 51,000 तो क्रॉस कर गए, 51,000 फिर 55 तो 21, 31, 51 अपने शगन मन्निया जाता। तो मैनू भी लैके हुण अगला टारगेट 101 का है, 1,01,000 जी होगी। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, पहला असीं म्यूनसिपल भवन च करते होंगे सी फंक्शन, 200-300 की उसकी कैपेसिटी है, पर हुण सानू आज साडा चौथा फंक्शन है टैगोर थिएटर च, क्योंकि इत्थे 1000 की कैपेसिटी है। तो ज़्यादा जो असी नियुक्ति पत्र देने होण फिर असी इत्थे तुहानूं बुला लैंदे। सो बहुत सोहना बोले ने साडे जिहड़े नवें अपकमिंग डॉक्टर्स या डाटा ऑपरेटर्स या नर्सां के तौर पर GNM ज्वाइन किया है। होर भी बहुत सारे बोलना चाहते होंगे, लगभग जो 4-5 ने बोलिया नैरेटिव वही है कि असी बहुत देर तो इंतजार कर रहे सी, असी धरने भी लाए, असी टैंकियां ते भी चढ़े, असी सिफारिशां भी कीतियां, पर साडा किसी ने कोई गल सुनी नहीं। सो मैं भी हजे ये कहना कि सानू भी कई बार हजे बहुत सारी नौकरियां पईयां ने, किसी का कोई PIL पई हुई है हाई कोर्ट च, असी पहले उन्होंने क्लीयर करते हैं। नौकरी देनी हुण मैं एक दिन 10,000 दे देना, बल्ले बल्ले हो जानी है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 10,000 ਦਾ 10,000 ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ PIL ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ PIL ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨੇ, ਯੋਗ ਵੀ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, 17.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ CDs ਕੈਸੇਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। चंडीगढ़ से इस वक्त भगवंत मान अपना संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई सारे नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है और आने वाले समय में पंजाब सरकार नए रोजगारों को उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।